ओके एवरीवन, आईडी चैप्टर 1 का रिवीजन हो चुका था। नाउ कंटिन्यूइंग विद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 2। मैंने तुमको बोला था पहले 3 चैप्टर्स आर काइंड ऑफ हिस्ट्री। अभी तक प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात हो रही थी और इमीडिएटली जब हमको इंडिपेंडेंस मिली तब हमारी सिचुएशन क्या थी उसकी बात हुई। ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। ठीक है, 1950 से 1990 के बीच में हमारी इकोनॉमी कैसी थी, अगर उसके बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज अबाउट सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट होता है किसके साथ? वॉइस हो गया। इट स्टार्ट्स विद सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या बनाना है। क्या बनाना है में 2 चीजों का डिसीजन होता है। क्या? सबसे पहले तो व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, और दूसरी चीज जो डिसाइड करनी होती है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, मतलब व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन हाउ मच क्वांटिटी इट इज टू बी प्रोड्यूस्ड। ये 2 चीजों का डिसीजन होता है। कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर जब अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करता है तो सबसे पहली चीज जो वो डिसाइड कर रहा होता है वो यही है कि उसे क्या बनाना है और दूसरी चीज उसे कितनी क्वांटिटी में बनाना है। ओके, सेकेंड डिसीजन जो आता है दैट इज क्या? हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में तुम क्या सिलेक्ट करते हो? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर बेसिकली 2 टेक्निक्स, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी जो कैपिटल गुड ज्यादा यूज कर रही है इन कंपैरिजन टू लेबर, यानी विच यूजेस कैपिटल मोर इन कंपैरिजन टू लेबर। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है? जो क्या ज्यादा यूज कर रही है? लेबर इन कंपैरिजन टू व्हाट? कैपिटल। ठीक है, आपकी इकोनॉमी में अगर लेबर सरप्लस में है तो यू गो फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और आपकी इकोनॉमी में अगर मशीन सरप्लस में है और इतना ज्यादा लेबर नहीं है तो फिर यू गो फॉर व्हाट? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी प्रोड्यूसर को आंसर करना होता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब आप प्रोडक्शन कर किसके लिए रहे हो। सो देयर आर 2 एंटिटीज, रिच एज वेल एज पुअर। मतलब आप अपनी इकोनॉमी में अगर मैक्सिमम नेसेसिटीज प्रोड्यूस करते हो, यानी कि प्रोडक्शन जिसको टारगेट करके किया जा रहा है इट इज मेनली पुअर, लेकिन आप मेनली लग्जरी का प्रोडक्शन करते हो, आपकी इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्स है और मैक्सिमम प्रोडक्शन किस चीज का हो रहा है? लग्जरी का। तो ऐसी सिचुएशन में किसको टारगेट किया जा रहा है? रिच को टारगेट किया जा रहा है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब 3 तरह की इकोनॉमी की बात हुई है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जहां पे मेनली प्राइवेट इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, ऐसी इकोनॉमी को क्या बोला जाता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमारे जैसे लोग ज्यादा करके डोमिनेट कर रहे हैं, तो इनका मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट कमाना इज द मेन मोटिव। ठीक है, ये अपनी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? वो क्या बनाएंगे? वो ऐसी चीजें बनाएंगे जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो। वो कैसे बनाएंगे? ऐसी टेक्निक से बनाएंगे जिसमें कॉस्ट सबसे कम लगे। और किसके लिए बनाएंगे? मेनली फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव गॉट परचेजिंग पावर। दे प्रोड्यूस फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव गॉट परचेजिंग पावर। एम आई क्लियर? ठीक है, अब आते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी पे। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें मेन गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट मेनली फंक्शन कर रही है तो वो किसके लिए, क्या मोटिव के साथ कर रही है? सोशल वेलफेयर। ठीक है, चाइना इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो अगर वेलफेयर के लिए काम हो रहा है तो कैसे गुड्स बनाए जाएंगे? ऐसे सारे जिससे वेलफेयर इम्प्रूव हो पाए, दैट इज नीडेड बाय द सोसाइटी। कैसे बनाए जाएंगे? ऐसी टेक्निक से दैट इज गुड फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन। ठीक है, फॉर द होल इकोनॉमी। और किसके लिए बनाए जाएंगे? कॉमन मैन, कीपिंग कॉम इन व्यू, रिच एज वेल एज पुअर। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी में इन लोगों ने ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी ऐसी इकोनॉमी जहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट साथ में फंक्शन कर रही है। अब ऐसा कोई क्लियर बाइफरकेशन नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमी में इन लोगों ने तीनों क्वेश्चन का एक कॉमन आंसर दिया है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो बनाए जाएंगे वो मेनली होंगे फॉर बोथ मोटिव्स, प्रॉफिट एज वेल एज सोशल वेलफेयर। ठीक है,
ये इजी वाला पोर्शन है। अब आते हैं एक्चुअली इस चैप्टर पे। इट स्टार्ट्स विद द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या होती है इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग व्हाट इकोनॉमिक डिसीजंस बाय अ डिटर्मिनेट अथॉरिटी। डिटर्मिनेट मतलब फिक्स अथॉरिटी। क्या चीज को ध्यान में रखते हुए? आफ्टर मेकिंग व्हाट अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी। एक फिक्स अथॉरिटी जब तुम्हारी इकोनॉमी को लेकर डिसीजन लेती है कि कैसे इसके रिसोर्सेज को बेस्ट तरह से यूज किया जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है क्या? इकोनॉमिक प्लानिंग। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम्हें याद रखना है। हमको इमीडिएटली जब इंडिपेंडेंस मिली 1950 से 1990 के बीच के एरा में, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया गया? मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया गया। बेटा वो इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, पीसी महालानोबिस। ठीक है, पीसी महालानोबिस की नेटिव प्लेस क्या है? कौन सी जगह के थे? He belonged to कैलकाटा। ठीक है, he was from कैलकाटा। बेटा हमारी कंट्री में पहले एनुअल प्लान्स बनते थे क्या? नहीं, तो कैसे प्लान्स बनते थे? 5 ईयर प्लान्स कौन बनाता था? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल दोज 5 ईयर प्लान्स। अच्छा, लेकिन अब क्या 5 ईयर प्लान से बनते हैं? नहीं, अब हमारी कंट्री में कैसे प्लान्स बनते हैं? एनुअल प्लान्स कौन बनाता है? नहीं रे, कौन सी इंस्टीट्यूशन ने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को? नीति आयोग ने कब रिप्लेस किया है? 1 जनवरी 2015। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग में? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बताओ, who is the chairperson of planning commission? Prime Minister is the chairperson of planning commission. फिर बेटा प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश कब हुई थी? 1950। हमारा पहला आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया था? 1948। ये पहला आईपीआर आया था। व्हाट इज आईपीआर? इट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द डिटेल्स अबाउट द प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। 1948 में पहला आईपीआर आ गया था। फिर सेकंड आईपीआर लॉन्च किए, कब किए? 1956। Second IPR came in the year 1956. बताओ हमारा पहला 5 ईयर प्लान कब बना? करेक्ट, इट वाज 1951 में। और 1951 से लेके 56 तक जो प्लान था उसमें मेन फोकस किस पे किया गया? एग्रीकल्चर। लेकिन 56 से 61 तक जो प्लान था उसमें मेन फोकस किस पे था? इट वॉज ऑन इंडस्ट्रीज। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा। अच्छा, चैप्टर 1 का भी एक इम्पोर्टेंट डेटा है जो मैंने बाद में ऐड करवाया था। दैट वाज फर्स्ट एयरलाइंस। टाटा एयरलाइंस की जो कब लॉन्च हुई थी? 1932 में। ठीक है, दिस डेटा यू नीड टू रिमेम्बर। एम आई क्लियर? 1932 फर्स्ट एयरलाइंस। एम आई क्लियर? अच्छा, एक और चीज थी, स्विस कैनाल कौन सी कंट्री को पास करके जाता था? इजिप्ट। दीज आर द डेटा यू नीड टू रिमेम्बर एडिशनली। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान पे आ जाते हैं। बेटा कोई भी 5 ईयर प्लान, जितने भी आज तक 5 ईयर प्लान बने हैं, उसके कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव रहे। देयर आर 4 कॉमन ऑब्जेक्टिव्स टू ईच 5 ईयर प्लान। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या? जीडीपी के टर्म्स में ग्रोथ की बात कर रहे हैं लोग, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, ग्रोथ मतलब राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। जीडीपी का मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ द आउटपुट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन व्हाट डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी। तो जब आपका प्रोडक्शन बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो राइज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, दैट इज ग्रोथ। ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए और सर्विसेज बढ़नी चाहिए इन द एंटायर इकोनॉमी। 3 पैमाने हैं ग्रोथ को मेजर करने के लिए। क्या है वो 3 पैमाने? टोटल प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, ओवरऑल सर्विसेज। जितनी अच्छी सर्विसेज होंगी उतना ज्यादा लोग बिजनेस कर पाएंगे प्रॉपरली। ओके, कमिंग ऑन टू सेकंड एस्पेक्ट, मॉडर्नाइजेशन। बेटा मॉडर्नाइजेशन सिर्फ अच्छे कपड़ों से नहीं आता है। मॉडर्नाइजेशन इज इट हैज इट्स 2 एस्पेक्ट्स। व्हाट?
टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल मॉडर्नाइजेशन, मतलब हमारी इकोनॉमी को अपना सोशल आउटलुक भी चेंज करने की जरूरत है। जेंडर इनइक्वालिटी खत्म होनी चाहिए। इक्वल प्रेफरेंस होना चाहिए फॉर ईच कास्ट, रिलीजन, सेक्स, क्रीड, सब लोगों के लिए इक्वल प्रेफरेंस, फेयर अपॉर्चुनिटी होना जरूरी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मॉडर्नाइजेशन शुड बी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यानी क्या? लेटेस्ट टेक्निक्स इनोवेट होती रहने चाहिए। दैट इज अ साइन ऑफ अ डेवलपिंग इकोनॉमी या डेवलप्ड इकोनॉमी। ओके। तीसरा एस्पेक्ट दैट इज कॉमन टू ऑल योर 5 year plans, दैट इज सेल्फ रिलायंस। व्हाट इज सेल्फ रिलायंस? आत्मनिर्भरता। आपको किसी और कंट्री पर डिपेंड नहीं होना है। आपको अपना काम खुद करते आना चाहिए। यू डोंट वांट टू डिपेंड ऑन एनी अदर नेशन फॉर योर गुड्स, ठीक है, फॉर योर रिक्वायरमेंट्स। और इससे 2 फायदे होंगे। आप दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। फॉरेन डिपेंडेंस अगर कम हो जाता है तो एक और फायदा होगा, फॉरेन इंटरफेरेंस भी कम हो जाएगा। Am I clear? And fourth and last, that is इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हर पर्सन को उसकी स्किल और नॉलेज के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। एंड किसी भी देश में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कभी नहीं हो सकता है। हर पर्सन को उसके स्किल और नॉलेज के हिसाब से पैसा अगर मिल रहा है तो दैट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। रिच और पुअर के बीच में बेसिकली बहुत ज्यादा गैप नहीं होनी चाहिए। दीज आर दी 4 कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल दी 5 year plans। कमिंग ऑन टू 1950 से 1990 के बीच का एग्रीकल्चर कैसा था। बेटा ये चैप्टर, बचा हुआ चैप्टर भी किससे डील कर रहा है? 1950 से 1990 के बीच में एग्रीकल्चर कैसा था, इंडस्ट्री कैसी थी, फॉरेन ट्रेड कैसा था। दैट इज द रिमेनिंग चैप्टर टॉकिंग अबाउट। स्टार्टिंग विद एग्रीकल्चर कैसा था। सबसे पहले हमारा एग्रीकल्चर आज भी वैसा ही है। वी आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव। कैसी थी प्रोडक्टिविटी? मतलब पर हेक्टेयर लैंड का आउटपुट, आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड वाज वेरी लो। जितना लैंड हमारे पास था उसके अगेंस्ट आउटपुट कम निकल रहा था। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। तो दैट इज पॉइंट नंबर 5 इन योर सीक्वेंस। टेक्नोलॉजी वाज कैसी? आउटडेटेड। ओके। पहले भी, अभी भी एग्रीकल्चर मेनली फार्मर्स कमर्शियल आउटलुक के साथ कर रहे थे क्या? नहीं। इट वाज विद व्हिच काइंड ऑफ आउटलुक? सबसिस्टेंस आउटलुक यार, उसे बिजनेस की तरह लिया ही नहीं जाता था। दे डिड फार्मिंग ओनली फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल। कैसे भी करके उनका सर्वाइवल हो जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी लेटेस्ट। दैट इज व्हाई देयर वाज हेवी डिपेंडेंस ऑन व्हाट? रेनफॉल। आपका बहुत ज्यादा डिपेंडेंस था रेनफॉल पर। अगली इंपॉर्टेंट चीज, स्टिल लैंडलॉर्ड्स और टिलर के बीच में झगड़ा ही चल रहा था। ओके। यार ऐसा नहीं था ना कि इंडिपेंडेंस की इमीडिएट की बाद आप सब चीज से फ्री हो गए हो। देयर वाज स्टिल अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टिलर। फार्मर और लैंडलॉर्ड, जमींदार के बीच में झगड़ा कंटिन्यू था। ओके। एंड लास्ट, एग्रीकल्चर इज स्टिल क्लासिफाइड विद डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में याद रखना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हो जाती है 0। जरूरत से ज्यादा लोग किसी लैंड पे काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लोगों को हटा भी दिया जाए तो क्या प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन पे असर नहीं पड़ेगा। ओके। किसी फार्म पे 10 लोग एम्प्लॉयड है, 4 को आपने हटा भी दिया तो भी आउटपुट वही का वही निकल रहा है। दैट वाज द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। क्या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट केवल एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है? नहीं। जॉइंट फैमिली बिजनेस में भी देखने को मिलता है। इनफैक्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में भी देखने को मिलता है। इट इज नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर। एम आई क्लियर? ओके। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, हमारी कंट्री ने क्या स्टेप लिया इस खराब सिचुएशन को सुधारने के लिए? तो देयर वर 2 स्टेप्स टेकन। देखो, पहले आए लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं? चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड लॉस। लैंड को लेके जितने भी लॉज हैं आपकी कंट्री में, अगर उसकी ओनरशिप में चेंज करने की कोशिश की जा रही है तो उसे क्या कहते हैं? लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स में मेनली 4 चीजें हुई। सबसे पहला, अबॉलिशन ऑफ व्हाट? जमींदारी सिस्टम, भैया इंटरमीडियरीज को हटाया गया। जमींदार जो बीच में लोग थे बिटवीन फार्मर एंड गवर्नमेंट, उनको रिमूव किया गया। और इसके चलते कितने लाख फार्मर कॉन्टैक्ट में आए विद द गवर्नमेंट? 200 lakh farmers came in contact with the government. Directly, a farmer deal करेगा with government rather than with the जमींदार। Okay? अब इसको मेक श्योर करने के लिए क्या किया गया? बेटा एक्चुअली abolition of intermediaries was not very successful. How?
I have to ask about this. बेटा जमींदार जो थे वो क्लेम करते थे टू बी सेल्फ कल्टिवेटर। वो लोग मानते थे बेटा हम जमींदार है, वी आर नॉट ओनर्स ऑफ लैंड, हम तो सभी अपनी लैंड पे कल्टीवेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं मानते थे कि दूसरे लोगों से कल्टीवेशन करवाया जा रहा है। वे क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटर्स और वो इस लॉ से बचने लग गए। सेकेंड सेकेंड लॉ क्या आया? दैट वाज लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग यानी मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर दी गई फॉर व्हाट? एक जमींदार कितना लैंड होल्ड कर सकता है। इस लॉ से बचने के लिए उन्होंने क्या करा? रिलेटिव्स के नाम पे एक्स्ट्रा जमीन ट्रांसफर कर दी। सीलिंग मतलब मैक्सिमम लिमिट यार, जितना आप लैंड को होल्ड कर सकते हो। एंड दे स्टार्टेड ट्रांसफरिंग लैंड इन द नेम्स ऑफ देयर रिलेटिव्स। दो ही जगह पे ये रिफॉर्म सक्सेसफुली आ पाया था, दैट वाज केरला एंड वेस्ट बंगाल। कमिंग ऑन टू थर्ड, तीसरा है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। फार्मर की अलग अलग जगह पे छोटी छोटी लैंड होल्डिंग थी। गवर्नमेंट उनको एक ऑप्शन दे रही थी कि वो छोटी छोटी फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स की बजाय आप बड़ा पीस ऑफ लैंड ले सकते हो, क्योंकि ये मैनेज करने में भी इजी होगा और प्रोडक्टिविटी भी बेटर रहेगी। दिस वाज द थर्ड ऑप्शन अवेलेबल टू देम। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या था? रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेंट के नाम पे लगान जितना जमींदार वसूलता था, उसका मतलब बहुत ज्यादा पोर्शन ऑफ क्रॉप्स जो उगाता था टेलर या फार्मर, जमींदार ले लेता था इन द नेम ऑफ रेंट। लेकिन अब वो रेंट कितने पे फिक्स हो गया था? जितना आउटपुट वो टेलर बना रहा है, फार्मर बना रहा है, मैक्सिमम रेंट आप कितना ले सकते हो उससे? दैट इज वन थर्ड ऑफ द टोटल। दिस वाज द फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज तो आई दैट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन। व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? बम्पर प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स इन द कंट्री इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। ये हमारी कंट्री के दो फेजेस में हुआ। सबसे पहले मिड 1960s 70s और दूसरे फेज में कब हुआ? मिड 1970s 80s। ठीक है, बताओ मिड 1960s 70s में जब हुआ तो कौन कौन से स्टेट में आया था ये? पंजाब, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। लेकिन जब 1970s 80s में आया, मिड 1970s 80s तो सारे स्टेट्स में आ गया। जब 60s 70s में आया तो कौन सी क्रॉप में आया? मेनली व्हीट एंड कुछ हद तक राइस। ओके, लेकिन जब 70s 80s में आया तो ऑलमोस्ट ऑल द वैरायटी ऑफ क्रॉप्स में आ चुका था। ठीक है, आप बताओ ग्रीन रेवोल्यूशन में बम्पर प्रोडक्शन होता कैसे था? What were the three conditions of green revolution? HYV सीड्स चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, और क्या चाहिए? अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज, और क्या चाहिए? बेटा अच्छे फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स, और ये सब के लिए खूब सारा पैसा चाहिए। एंड दैट इज व्हाई इट रिक्वायर्ड ह्यूज फाइनेंस। दीज आर द प्री कंडीशंस ऑफ ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। सबसे प्रॉब्लम समझ रहे हो? अगर ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाना है गवर्नमेंट को तो इनको एचवाईवी सीड अवेलेबल करवाने पड़ेंगे, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड देने पड़ेंगे, इनको खूब सारा फाइनेंस देना पड़ेगा। दिक्कत यह है कि अगर कंट्री वाइड ग्रीन रेवोल्यूशन आता है तो गवर्नमेंट को दो रिस्क लग रही थी जो अगले पेज पे कवर्ड है। व्हाट वर द टू रिस्क? सबसे पहली चीज, देयर वाज अ रिस्क ऑफ इंक्रीज इनइक्वालिटी। अरे रिच लोग तो ये सब अफोर्ड कर लेंगे, रिच फार्मर अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन पुअर फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो देयर वाज अ हाई रिस्क ऑफ इंक्रीज इनइक्वालिटी। दूसरा बड़ा रिस्क जो इन लोगों को लग रहा था वो क्या था? पेस्ट अटैक। ये वाली जो क्रॉप्स थी दे वर प्रोन टू पेस्ट अटैक, इनमें कीड़ा लगने का डर था। ओके, अब ये दोनों रिस्क को गवर्नमेंट ने कैसे कॉम्बैट किया? सबसे पहले गवर्नमेंट ने सब्सिडी बांटी। अरे बांटी, फार्मर्स को सब्सिडी बांटी गई, लेकिन इसमें दो ग्रुप खड़े हो गए थे। कुछ लोग फेवर में बोल रहे थे सब्सिडी के, कुछ लोग अगेंस्ट में खड़े हुए थे। जो लोग फेवर में बोल रहे थे उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स थे? बेटा उसके अगले पेज पे देखा गया। सब्सिडी के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स थे? सबसे पहली चीज, लोग बोल रहे थे क्या फार्मिंग अपने आप में एक रिस्की ऑक्यूपेशन है, तो अगर कुछ नया टेक्निक आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उनको एक्चुअली आपको सब्सिडाइज करना चाहिए। सेकेंडली, मैक्सिमम फार्मर्स आर पुअर, और अगर आपने सब्सिडी नहीं बांटी तो इनइक्वालिटी और बढ़ जाएगी। ओके, सो दैट वाज द रीजन इन फेवर। लेकिन अगेंस्ट में क्या कारण बने? बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये सब्सिडी मेनली किसको मिल रही थी यार? रिच फार्मर को मिल रही थी। और एक और बड़ा प्रॉब्लम था क्या? कुछ लोगों का मानना था कि आपने इंट्रोडक्शन करने के टाइम सब्सिडी बांट दी तब तक ठीक था, लेकिन बाद में उसको फर्दर बांटने की और जरूरत नहीं थी। आप कंटिन्यू क्यों रख रहे हो उन सब्सिडीज को? आई एम क्लियर? ठीक है,
ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का फायदा क्या? व्हाट वाज द बेनिफिट? मार्केटेबल सरप्लस बचने लग गया लोगों के पास। मार्केटेबल सरप्लस मतलब यार वो फार्मर्स के पास एक्स्ट्रा क्रॉप्स बचने लगे थे जो वो बेच सकते थे इन मार्केट। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या? बफर स्टॉक कौन मेंटेन करता है? गवर्नमेंट मेंटेन करती है। जो का एक्स्ट्रा आउटपुट रहता था वो कौन खरीद सकता है? गवर्नमेंट खरीद सकती है और उसे मेंटेन कर सकती है वेयर हाउसेस में, जब जरूरत पड़ेगी तो उसे निकाला जाएगा। क्या? बफर स्टॉक को एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यस। ओके। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग, तीसरी चीज क्या थी? बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। बेटा जानो अगर 1950 के पहले फूड क्रॉप की प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी थी क्योंकि कैश क्रॉप्स उगाने पे ज्यादा एम्फेसिस था। लेकिन अब फूड क्रॉप्स क्योंकि बम्पर प्रोडक्शन होने लग गया था तो उनकी प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो गए थे। एंड दैट इज व्हाई इट हेल्प्ड इनकम, सप्लाई बढ़ने लग गया था इन द ओवरऑल इकोनॉमी। लेकिन स्टिल यार ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी खूब सारी लिमिटेशंस रह गई थी। कैसी लिमिटेशन? बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया सारे क्रॉप्स में, लेकिन अभी भी लिमिटेड क्रॉप्स में ही आया था। ये लिमिटेड एरियाज में ही आया था, सारे एरियाज अभी भी ग्रीन रेवोल्यूशन में कवर नहीं हुए थे। एंड थर्ड, बेटा बहुत कम फार्मर्स को ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट मिला। एक्चुअली रिच फार्मर्स को ही ज्यादा बेनिफिट पहुंचा और पुअर को बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंच नहीं पाया। ठीक है। तो शो द बिग गैप बिटवीन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। Clear with this? Coming on to next. State of, ओके, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चर है पहले। एग्रीकल्चर की बात करें तो क्या फायदे और क्या नुकसान? क्रिटिकल अप्रेजल बोले तो दोनों चीजें बतानी पड़ती है। सबसे पहले प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। देयर वाज इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। सेकेंड, आवर कंट्री बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। हम सेल्फ सफिशिएंट होने लग गए थे, हम अब अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहे थे। एंड लास्ट, इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम किस चीज का चल रहा था यार? दैट वाज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें 65% जनता लगी हुई है, उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम किसका है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी भी कम था, इसीलिए पता लगता है कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कम थी। जितना ये लोग टाइम और एरिया इन्वेस्ट कर रहे थे उसके अगेंस्ट इसमें इनकम था कम। Am I clear with this? Coming on to state of industry. About what was the role of public sector in industry? इंडस्ट्री में पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था? सबसे पहली चीज, कैपिटल ही नहीं थी। हम जैसे इंडिविजुअल्स के पास तो ज्यादा पैसे बचे ही नहीं थे। मैक्सिमम जनता अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे थी, दैट इज व्हाई इट वाज रिक्वायर्ड कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, क्या इंसेंटिव है यार? मतलब अगर तुम्हारे मेरे जैसे लोग प्रोडक्शन स्टार्ट भी कर दे, लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है कि वो डिमांड कर पाए। दैट इज व्हाई वेलफेयर की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और वो वेलफेयर कौन कर सकता था? केवल पब्लिक सेक्टर, केवल गवर्नमेंट। ठीक है। दीज वर द थ्री रीजंस व्हाई पब्लिक सेक्टर हैड एन इम्पोर्टेंट रोल। अब सेकंड आईपीआर की बात करते हैं जो कब आया था? 1956 में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट। किस चीज का डॉक्यूमेंट? containing what? All the plans and policies regarding different kind of industries. Okay. आईपीआर ने थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन किया। इसने अपनी इंडस्ट्रीज को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में कितनी इंडस्ट्रीज थी? 17, जो किसके लिए रिजर्व थी? ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज रखी गई थी, जो किसके लिए थी? पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। लेकिन लीडिंग रोल किसको दिया जाएगा? पब्लिक सेक्टर को। और शेड्यूल सी में बची हुई सारी इंडस्ट्रीज थी जिसमें प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता था। Am I clear? सेकेंड, इंडस्ट्रियल लाइसेंस। इंडस्ट्रियल लाइसेंस एक ओरल परमिशन होती है या रिटन परमिशन? इट्स अ रिटन परमिशन गिवन बाय गवर्नमेंट। ओके। अब लाइसेंस आपको तीन चीजों के टाइम लेना पड़ता था। अगर आप कोई इंडस्ट्री खोल रहे हो तब भी, एक्सपेंशन के टाइम भी, और डाइवर्सिफिकेशन के टाइम भी, तीनों एंड्स पे लाइसेंस लेना होता था। अच्छा, लाइसेंसिंग पॉलिसी लाने का मेन एम क्या था? इनइक्वालिटी बढ़ाना या कम कर देना? इट केम विद अ पॉलिसी कि नहीं यार अपने को इनइक्वालिटी कम करनी है, क्योंकि अपने को मोनोपोली पावर किसी के हाथ में देना ही नहीं है।
लेकिन फैक्ट बाद में निकल के आता है क्या, लाइसेंसिंग पॉलिसी की वजह से मोनोपोली कम होने की बजाय बढ़ रही थी। हाँ, क्योंकि जिसके हाथ में लाइसेंस था केवल वो ही एक्सरसाइज कर पा रहा था उसका बिजनेस। मैं क्लियर। बाकी लोग लाइसेंस में वेट ही करते रहते थे कि हमको कब परमिशन मिलेगा और हम बिजनेस कर पाएंगे। मैं क्लियर। ठीक है। अब लाइसेंसिंग पॉलिसी आई तो अच्छे इंटेंट के साथ थी, लेकिन एंड अप ऐसे इंटेंट के साथ नहीं हो पाई। SSI, बेटा लाइसेंस तीनों चीजों में लेना पड़ता है, एक्सपांशन, ओपनिंग अप एन इंडस्ट्री और डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है। कमिंग ऑन टू SSI, फुल फॉर्म बोलो, स्मॉल स्केल। ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किसने प्रपोज किया था, कौन सी कमेटी, कार्वे कमेटी ने। ठीक है। जो SSI है उसका डेफिनेशन क्या है आज की तारीख में, टर्नओवर किससे कम होना चाहिए, 50 करोड़ से, और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन शुड बी लेस देन 10 करोड़, तो उसे SSI में क्लासिफाई किया जाएगा। तो हमारी कंट्री में SSI को 1950 से 90 के बीच में इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों दे दिया गया, क्योंकि ये कम कैपिटल में फॉर्म हो जाती है, ये लेबर इंटेंसिव होती है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, ये बैकवर्ड रीजन्स का भी डेवलपमेंट कर सकती है। दैट वाज द मेन इंटेंट। तो क्या हमारी गवर्नमेंट ने इनको खूब सारे भर भर के प्रोटेक्शन दिए थे। हाँ, हमारी गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्शन देके रखा था अगेंस्ट लार्ज स्केल। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी दैट वर मेनली रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बताओ अच्छा रहा क्या है। क्रिटिकल अप्रेजल में तुम देखोगे कि इतना ज्यादा रिजर्वेशन दे दिया था कि लार्ज स्केल को आने ही नहीं दे रहे थे। लार्ज स्केल अगर नहीं आएगा तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन आएगा ही नहीं देश में। Am I clear with this? ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दैट वाज बेनिफिट, प्रोटेक्शन फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्री दे रहे थे, ये बैकवर्ड रीजन का डेवलपमेंट करती थी। अच्छा, इसमें एक और चीज है, इनको बहुत सारे टैक्स हॉलिडे भी दिए जाते थे, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट्स थे। तो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बेनिफिट्स लाइक टैक्स हॉलिडेज, सब्सिडाइज रेट पे चीजें अवेलेबल करवाना। ओके। स्मॉल कैपिटल में भी SSI आ जाती है, उसका बेनिफिट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सपोर्ट लेवल की चीजें नहीं बना सकती है, ये उसका ड्रॉबैक है। ओके। अब आ जाते हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में समझना है, तो फॉरेन ट्रेड में हमारी कंट्री में कौन सी पॉलिसी फॉलो की जा रही थी, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी का पर्यायवाची है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, प्रोड्यूसिंग दोस गुड्स इन आवर नेशन, जो आप पहले इंपोर्ट कर रहे हो, तो आप पहले इंपोर्ट कर रहे हो, अगर आप वो सारे गुड्स अपनी नेशन में आप बनाने लग जाओगे तो इससे क्या फायदा, इंपोर्ट कम होंगे। इंपोर्ट कम होंगे तो क्या आपके फॉरेक्स रिजर्व बच पाएंगे, और अगर फॉरेक्स रिजर्व भी बचेंगे तो फॉरेन डिपेंडेंस कम होगा। ये अच्छी पॉलिसी थी क्या, इफ यू क्रिटिकली अप्रेज इट हाउ विल यू से, मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तो क्या पॉलिसी होनी चाहिए थी तुम्हारे हिसाब से, पॉलिसी शुड हैव बीन एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन यानी क्या, आपको ऐसी सारी चीजें प्रमोट करनी चाहिए जो आपकी कंट्री ज्यादा अच्छे से करती है। अच्छा, एक मिनट मैम, आपकी आवाज ही क्लियर नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है। गाड़ी हटानी है यार तुम लोगों को। हेलो। हेलो। हाँ मैम। जल्दी बोलो। 9406, 9406, 7099, 0356, 7217, ये गाड़ियां हटानी है। किसकी है ये, हाँ। मैम गाड़ी नंबर रिपीट कर दीजिए। 9406, 9406,
7099 0656 0356 sorry 78 7217 किसी की भी है तो हटा लो यार गाड़ियों में ओके एवरीवन फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जगह जो पॉलिसी यूज होनी थी दैट वाज एक्सपोर्ट प्रमोशन ठीक है आइडियली द पॉलिसी शुड नॉट बी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इट शुड बी एक्सपोर्ट प्रमोशन ये तुम्हें जब एक्सप्लेन करने को आए तब नहीं लिखना है लेकिन जब क्रिटिकल अप्रेजल आए तब लिखना चाहिए कि एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी होती है तो मेनली ऐसे गुड्स जो आपकी कंट्री ज्यादा अच्छे से बनाती है उसका प्रमोशन हो पाता है और वो वर्ल्ड लेवल पे आपको बेचना चाहिए कमिंग ऑन टू लास्ट थिंग दैट इज क्रिटिकल अप्रेजल अगर क्रिटिकल अप्रेजल लिखने को आता है तो तुम्हें प्लस पॉइंट भी लिखना है और माइनस पॉइंट्स भी लिखना है तो पहले 3 पॉइंट्स जो है दैट आर पॉजिटिव पॉइंट्स 1950 से 1990 के बीच में हमारी कंट्री का ग्रोथ रेट 6% हो गया था कितना हो गया था 6%। अच्छा सुनो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है 1950 से लेके 80 के बीच में हमारा ग्रोथ रेट बहुत ही कम था दैट वाज क्लोज टू 3.5%। इसे क्या बोला जाता है हिंदू ग्रोथ रेट ये मैंने अलग से लिखवाया है एमसीक्यू में पॉइंट बनता है ओके हिंदू ग्रोथ रेट 3.5% का ग्रोथ रेट 1950 से लेके 1980 तक के बीच में ओके अब ओवरऑल 50 से 90 तक 6% का ग्रोथ रेट हमने अचीव किया जो इंडिपेंडेंस के टाइम का केवल 2% था ओके सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो हुई दैट वाज डाइवर्सिफिकेशन हम सिर्फ कॉटन या जूट मिल्स में नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स ये सारी चीजों में भी डाइवर्सिफाई करने लग गए थे थर्ड एसएसआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो छोटी कैपिटल के साथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए ओके लेकिन अनफॉर्चुनेटली देर आर नेगेटिव पॉइंट्स ऑल्सो और नेगेटिव ऑफकोर्स ज्यादा है सबसे पहला प्रॉब्लम फॉर इंडिजिनस इंडस्ट्री इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को क्या प्रॉब्लम हो गया था दे स्टार्टेड फेसिंग कंपटीशन की कमी ठीक है देयर वाज नो कंपटीशन यार आप प्राइवेट सेक्टर को नहीं आने दे रहे हो आप आने नहीं दे रहे हो बाहर के लोगों को देयर इज नो कंपटीशन एंड इफ देयर इज नो कंपटीशन देयर विल बी नो ग्रोथ इन द इकोनॉमी एम आई क्लियर महंगी चीजें बनेंगी बहुत ही खराब क्वालिटी की बनेंगी एंड दैट विल बी सोल्ड इन द मार्केट एम आई क्लियर विद दिस सेकंड बिग प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो इंडस्ट्रीज थी भी उनको क्या लेने पड़ रहे थे लाइसेंस लेने पड़ रहे थे लाइसेंसिंग पॉलिसी इसमें प्रॉब्लमैटिक हो गई क्योंकि आपको बहुत लंबे टाइम के लिए रुकना पड़ता है फॉर टेकिंग अ व्हाट license and another important problem associated is it resulted into creation of monopoly कुछ ही लोगों के हाथ में पावर रहने लग गया था थर्ड एंड लास्ट जिसपे तुम्हारे कंट्री ने सबसे ज्यादा रिलाय किया था वो था पब्लिक सेक्टर अनफॉर्चुनेटली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या अच्छा परफॉर्म कर पा रही थी नहीं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क ये मैक्सिमम एंटरप्राइजेस लॉसेस में थी प्राइवेट सेक्टर को आप एंट्री नहीं दे रहे थे एंड दैट इज व्हाई इट गेव अस एन अलार्म फॉर अ चेंज ठीक है 1991 onwards जो पॉलिसी आई थी दैट वाज एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ठीक है वो अपन कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट आपका